एवरीवन, वेलकम टू मैत्रेय एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, हमारी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज चल रही थी। इसी लेक्चर सीरीज में आज ये नेक्स्ट लेक्चर है। तो देखते हैं कि आज के लेक्चर में आपके लिए क्या क्या है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नंबर 8 है ज्योग्राफी का, और इस लेक्चर में हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन है, यानी कि आर्द्रता और वर्षण। आर्द्रता और वर्षण यानी कि ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर फॉग एंड क्लाउड्स, एंड फाइनली रेनफॉल कैसे होता है, क्या उसका मैकेनिज्म है, उसके बारे में देखेंगे। ह्यूमिडिटी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम लोग वाटर वेपर को पहले जानते हैं कि आखिर वाटर वेपर क्या है। ठीक है, इवोपरेशन क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होती है, गुप्त ऊष्मा जिसको हिंदी में बोलते हैं। दो तरह के लेटेंट हीट होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन। फिर एक्चुअली में ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं ह्यूमिडिटी के, जैसे कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। उसके बाद जो सैचुरेटेड एयर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा, तो वो सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट कब आता है, आखिर कौन से एयर को हम सैचुरेटेड एयर कहेंगे, है ना, ड्यू पॉइंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों की व्याख्या, इस सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन इस लेक्चर में आपको मिलने वाला है, और बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही इजी वे में हम लोग ये सारी चीज़ों को जानेंगे, और इसके बाद आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपको ये लेक्चर में अगर कोई भी दिक्कत होती है, तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको हम जिस तरह से भी मेरे से बनेगा पर्सनली, या फिर उसके लिए अगर मुझे अलग से वीडियो बनाना भी पड़े तो मैं आपके लिए बना दूंगा। फिर क्या है, फिर हम क्या देखने वाले हैं, कंडेंसेशन। जैसे इवोपरेशन का जस्ट अपोजिट कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन में ही हम लोग देखते हैं कि जब कंडेंसेशन पॉइंट आ जाता है तो फिर कंडेंसेशन आने से पहले हम लोग सैचुरेशन पॉइंट देखते हैं, ड्यू पॉइंट देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक एक तरह से माना जाता है ह्यूमिडिटी वाले चैप्टर में, जिसे बोलते हैं एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि बहुत लोगों को लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट में डिफरेंस नहीं पता चलता है। अगर पता भी चलता है तो एक मतलब कि सतही जानकारी होती है, एक सरफेस जानकारी होती है, कोई डीप मीनिंग उसका नहीं पता होता है, या फिर वो दोनों के बीच में इतना कन्फ्यूजन होता है कि पता ही नहीं चल पाता कि नॉर्मल लैप्स रेट, आखिर जब हम लोग प्रेसिपिटेशन में नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ रहे हैं और एडियाबेटिक पढ़ रहे हैं, तो उसका मैकेनिज्म आखिर कैसे हो रहा है, उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं लोग। तो उसको मैं ढंग से आपको विजुअलाइजेशन करके आपको मैं बताऊंगा। आपको मैं एक इमेजिनेशन में ले जाऊंगा, और आप सही में अपने आंखों के सामने देखते हुए देख सकोगे कि आखिर की कैसे नॉर्मल लैप्स रेट से अलग है एडियाबेटिक लैप्स रेट और एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर आखिर किसे कहते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या होता है। मेन हम एप्लीकेशन पार्ट पर फोकस करेंगे। तो और फिर जब ह्यूमिडिटी हम लोग ख़त्म कर लेंगे तो फिर फॉग एंड क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉग एंड क्लाउड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और मेंस में तो पूछा ही जाता है। उसके बाद रेनफॉल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब इंडियन क्लाइमेटोलॉजी में आएंगे, जो इंडियन क्लाइमेट पढ़ाएंगे, तो उसमें भी मैं आपको इंडियन मानसून पढ़ना है। तो जब तक आप रेनफॉल के मैकेनिज्म को नहीं समझोगे तो इंडियन मानसून को समझ पाना मुश्किल है। ठीक है, तो ये रेनफॉल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। ये 3 तरह के रेनफॉल होते हैं, जिसको हम लोग बहुत ही लेबोरेटरी रूप में अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैंने ये पूरे जो चैप्टर है ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, उसको मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, ह्यूमिडिटी, फॉग एंड क्लाउड एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी वाला जो कंटेंट है वो हम आज के लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8 में करने वाले हैं। जो फॉग एंड क्लाउड का जो पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 9 में आपको देखने को मिलेगा, एंड रेनफॉल वाला जो पार्ट है वो लेक्चर नंबर 10 में आप लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अलग अलग करके इसलिए पढ़ रहे हैं कि सबसे पहली बात तो कि
पॉइंट नंबर 1 कि इससे आपको एक सिंपल वे में समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, हौच पौच नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, तो आप लोग को देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखते हैं आज जो लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम लोग ह्यूमिडिटी पढ़ने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वाटर वेपर क्या होता है। तो वाटर वेपर जो है आप समझ लो कि इट इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर। तो वाटर का जो गैसियस फॉर्म होता है उसी को हम वाटर वेपर बोलते हैं। वाटर वेपर याद करिए कि जब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं एटमॉस्फेयर वाले लेक्चर में। जो एटमॉस्फेयर वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि वाटर वेपर जो है वो किस पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होता है उतने वैसे वैसे वाटर वेपर भी इंक्रीज होता है। यानी कि वाटर वेपर इज, हम बोल सकते हैं कि वाटर वेपर फॉर द टाइम बीइंग वी आर डिनोटिंग वाटर वेपर एज ए WV। तो वाटर वेपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो वाटर वेपर इंक्रीज होगा, ठीक है। विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाटर वेपर इंक्रीजेस। दूसरी बात मैंने उस लेक्चर में ये बताई थी आपको कि वाटर वेपर की जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट हैं, जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो मेनली आपके अर्थ से 5 किलोमीटर के अराउंड में है। 5 किलोमीटर के अराउंड में लगभग 90% ऑफ द वाटर वेपर कंटेन करता है एयर। 90% ऑफ द वाटर वेपर जो है वो 5 किलोमीटर के अराउंड है एटमॉस्फेयर में। तो ये आप डिटेल से वाटर वेपर के बारे में अगर आपको स्टडी करनी है तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके ज़रूर देखें। अब देखते हैं जो वाटर वेपर है, अभी मैंने बताया क्या कि ये एक गैसियस फॉर्म है वाटर का, ठीक है। अब ये गैसियस फॉर्म होता कैसे है, आखिर ये गैस जो वाटर है वो गैस में कन्वर्ट कैसे होता है, ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। तो एक प्रोसेस है जिसे आप लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, इवोपरेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो वाटर है वो ट्रांसफॉर्म होता है वाटर वेपर में और वो एक गैसियस फॉर्म लेता है। यानी कि आपको पता होगा कि जैसे कि आप अपने घर में ही देख लो, अगर आप कपड़ा धोकर अगर कहीं पे डालते हो, कपड़ा डालते हो तो उसको क्या करते हो, आप फैलाते हो, है ना। फैलाने से क्या होता है कि वो जल्दी ही सूख जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ से जो वाटर जो उसमें था वो क्या हो गया, वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होकर और कपड़े को छोड़कर एटमॉस्फेयर में चली गई। यही तो होता है ना। तो यानी कि क्या हुआ कि वो जो वाटर जो मॉलिक्यूल्स थे वो वेपराइज हो गए, यानी कि इवोपरेशन हुआ और वो वाटर वेपर बन गए। यानी इससे एक बात पता चलता है कि आपने कपड़े को फैलाया, यानी कि इवोपरेशन सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता होगा। तो इसलिए जो वाटर वेपर है क्या सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ विंड पे भी डिपेंड करता है। अगर हवा तेज़ हो, यानी कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर मतलब कि बरसात के मौसम में अगर आपका कपड़ा सूखा नहीं है और आपको ऑफिस जाना है या फिर कहीं पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है या कहीं भी बाहर जाना है, वो कपड़े का यूज करना है, तो आप क्या करते हो कि वो कपड़े को फैलाकर और पंखा तेज़ चला देते हो। आखिर ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि उससे इवोपरेशन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है। तो हुआ ना कि इवोपरेशन की जो इंटेंसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ विंड पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मैंने आगे ही आपको बताया कि वाटर वेपर जैसे है कि वाटर वेपर इंक्रीज इन, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि वाटर वेपर बढ़ेगा, रेट ऑफ द वाटर वेपर बढ़ेगा। तो इसी तरह से इवोपरेशन का जो रेट है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर वो बढ़ता है। जहाँ पे एरिडिटी होती है वहाँ पे इवोपरेशन जल्दी होता है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच इवोपरेशन डिपेंड्स ऑन, ठीक है। अब आप ये समझ लो कि वाटर का आपको पता होगा कि जो हम लोग 3 स्टेट ऑफ द वाटर देखते हैं, तो क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में देखते हैं वाटर को। दीज आर द 3 स्टेट ऑफ द मैटर एंड द वाटर को भी हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में देखते हैं। अब आपको पता होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो आइस के फॉर्म में होगा या वाटर के फॉर्म में होगा, ये दोनों के फॉर्म में हो सकता है। यही 0 डिग्री टेम्परेचर पे, ये क्या है, ये टेम्परेचर है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर ये वाटर के फॉर्म में भी हो सकता है एंड और आइस के फॉर्म में भी हो सकता है। यानी कि एट द सेम टेम्परेचर दे आर एक्टिंग एज बोथ एज सॉलिड एंड लिक्विड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आखिर सॉलिड से कन्वर्ट होने में लिक्विड में क्या कोई एनर्जी नहीं लग रही है। अगर एनर्जी लग रही है तो टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है। तो एक्चुअली एनर्जी इन्वॉल्व है
लेकिन क्या है कि वो टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा है। तो वैसा कन्वर्जन है ना, जहाँ पर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इसको चेंज करता है लिक्विड से गैस में, जैसे कि ये लिक्विड है और ये वेपर में बदल जाए, वाटर वेपर में बदल जाए, तो डैट अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट इज यूज्ड in the conversion of liquid to the gaseous form of the water without changing its temperature, बिना टेम्परेचर को चेंज हुए जो अमाउंट से एनर्जी लग रही है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज ए हिडन एनर्जी ना, दिस इज ए हिडन एनर्जी, एक ये हिडन एनर्जी है, हिडन एनर्जी है और हिडन हीट है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है लेकिन फॉर्म में चेंजेज आ रहा है, तो यही होता है लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट दो टाइप्स के होते हैं, मेनली टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट आप यहाँ पे समझ सकते हो, जो कि हमारे प्रेसिपिटेशन चैप्टर के लिए, प्रेसिपिटेशन टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। और लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक, एंड लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। जो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड से आप कन्वर्ट कर रहे हो, किसको, लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है ये गैसियस फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर फॉर द टाइम बिंग और वैसे भी हीट को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो अगर हम इसमें डेल्टा एक हीट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है गैसियस फॉर्म में, लेकिन ये हीट एनर्जी क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने का काम नहीं आ रहा है, तो दैट मच ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, ये क्या हो गया, ये लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन हो गया। इसी को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन। जो लिक्विड से जितना अमाउंट ऑफ जो एनर्जी लगा गैसियस फॉर्म में चेंज होने में, उसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन। और कंडेंसेशन क्या होता है, जो गैसियस फॉर्म है वो वापस से लिक्विड बनेगा, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना अमाउंट ऑफ हीट ये रिलीज किया, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज करेगा उसको क्या कहेंगे, यहाँ पर एनर्जी हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी गेन हुआ और यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है, उसको कहेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। अब आप अगर प्रैक्टिकली एक एप्लीकेशन रूप में आप मुझसे पूछो कि आखिर ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो आजकल जैसे कि कोरोना वायरस का एक वेव चल रहा है अब पूरे वर्ल्ड में, तो आप सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हो सैनिटाइजर यूज कर रहे हो। अगर सैनिटाइजर को आप जैसे ही हाथ पर डालते हो, ठीक है, तो एक तरह से कूलनेस महसूस होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्पिरिट कंटेंट होता है, अल्कोहलिक कंटेंट होता है, और स्पिरिट या फिर अल्कोहलिक कंटेंट क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा ही वोलेटाइल होता है। यानी वोलेटाइल कहने का मतलब कि जैसे ही एटमॉस्फेयर में आता है वो जल्दी इवोपरेट कर जाता है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप उसको अपने पाम पर रखोगे, अपने हाथ पर रखोगे, तो क्या होता है, आपको एक कूलनेस महसूस होगी। वो कूलनेस क्या है, वो इवोपरेशन के कारण हो रहा है। तो इवोपरेट हो रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को आपकी जो पाम है, जो हाथ है, उसकी जो गर्मी है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो एब्जॉर्ब करके क्या हो रहा है कि इवोपरेट हो रहा है, जिससे आपको एक हाथ पर एक कूलनेस सा महसूस हो रहा है, एक ठंडक महसूस हो रही है। तो दिस वन इज़ द लाइव एग्जांपल ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन। तो होप कि आपको लेटेंट हीट समझ में आ गई हो कि लेटेंट हीट और कुछ नहीं, एक हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक हिडन एनर्जी है, एक हिडन हीट एनर्जी है, जो कि यूज हो रहा है किसमें, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, ठीक है, इसको हम लेटेंट हीट कहेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं तो देखते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या होती है ना, मेन हम ह्यूमिडिटी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ह्यूमिडिटी के बारे में आप कह सकते हो, इट इज़ दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एट ए पार्टिकुलर टाइम एंड स्पेस, कि एयर में जितनी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मौजूद होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी कहेंगे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि एयर है, ठीक है, अब एयर और वाटर को कभी आप मिक्स कर सकते हो क्या, विदाउट चेंज इन एनी टेम्परेचर, एनी प्रेशर। अगर आप प्रेशराइज करके तो उसको एक में मिक्सअप कर सकते हो, जैसे कि कोको कोला वगैरह, इसमें मतलब कि एक मैकेनिकली उसमें यूज करके वो किया जाता है, लेकिन नेचुरली क्या ये मिक्सअप हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर क्या है, एक मतलब गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर है। तो गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर जितना एयर में है, यानी कि एयर प्लस वाटर वेपर,
द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यही क्या होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे ह्यूमिडिटी। क्लियर है? तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट ए पार्टिकुलर टाइम एंड स्पेस, उसको क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी कहेंगे। अब ह्यूमिडिटी का मैंने बोला था कि अलग अलग तरीके की ह्यूमिडिटी आपको पढ़नी है, जैसे कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी किसको प्रेफर करता है, इसको जाने से पहले कुछ हम ह्यूमिडिटी के बारे में कुछ मोटा मोटी तौर पे कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात कि ये टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि इफ़ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। ठीक है, और अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर रही है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो ह्यूमिडिटी भी डिक्रीज करेगा। ये आप समझ लो ह्यूमिडिटी के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होता है। तो भाई कि देखो, जितना भी एयर में आप जो एयर है वो कितनी ज़्यादा वाटर वेपर को, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को कंटेन कर सकता है, उसको क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। यानी उस एयर, उस वॉल्यूम ऑफ एयर, एक पार्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर, जैसे आप अभी एक कमरे में बैठे हो या फिर कहीं पे एक हॉल में बैठे हो या कहीं पे भी हो, तो एक पार्टिकुलर स्पेस में जितनी अमाउंट ऑफ एयर है ना, एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ एयर, ये मान लो कि आपका कमरा है, इसमें जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स है, इनका एक वॉल्यूम क्या है, इसका एक पूरे कमरे जितना इसका वॉल्यूम है इस एयर का। अब ये पार्टिकुलर एक सर्टेन वॉल्यूम पर और सर्टेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पर, है ना, जितना वो वाटर वेपर को कंटेन कर सके उसी को कहेंगे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ऑफ दैट एयर। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ एन एयर ऑफ सर्टेन वॉल्यूम एट सर्टेन टेम्परेचर टू रिटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। जितना वो मैक्सिमम जितना वो वाटर कंटेंट वो एब्जॉर्ब कर सके वो एयर अपने आप में, उसको क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहेंगे। और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी अगेन, क्योंकि ह्यूमिडिटी है तो अगेन ये टेम्परेचर के साथ घटेगा और बढ़ेगा। टेम्परेचर के साथ इसका भी क्या होता है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का डायरेक्टली रिलेशन है। अगर मुझे क्या है कि अगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को बढ़ाना हो तो क्या करेंगे हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है किसी कारण से तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी वो पार्टिकुलर एयर का वो डिक्रीज करेगा। तो हमेशा समझो कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है वो एयर का वो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर की बात कर रहे हैं। और ये जो है हम किस में मापते हैं, तो हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से हम लोग ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को मापते हैं, या ग्रेन्स में मापते हैं, मेजर करते हैं, इसका यूनिट है, या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी हम लोग इसकी मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से कहने का मतलब है कि टोटल अमाउंट कितना है। पहले तो हमने देखा कितना उसकी कैपेसिटी है, वो कितना, मतलब कि जैसे कि अगर फॉर द एग्जांपल अगर मैं एक लूँ तो आप जैसे कि मान लो कि आपकी खाने की कैपेसिटी कितनी है, अगर मैं इसका एक एनालॉग तरीके से लूँ तो जैसे कि मान लो कि एक लड़के का खाने की कैपेसिटी है कि वो 10 रोटियां खा सकता है या 10 पूड़ियाँ खा सकता है, तो उसका एक वो हुआ मैक्सिमम कैपेसिटी हुआ। लेकिन उसने कितना टोटल खाया है, कितना मतलब कि टोटल खाया, वो क्या होगा, उसका एब्सोल्यूट हुआ। तो उसी तरह से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होगा कि टोटल वेट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट पर वॉल्यूम ऑफ एयर एट डिफिनिट टेम्परेचर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यानी कि अभी की जितनी उसमें जितनी वाटर वेपर की जो कंटेंट है अभी पार्टिकुलर टाइम पे, तो वो उसे क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहेंगे। अगेन टोटल वेट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट पर वॉल्यूम, यानी कि ये भी क्या हो गया कि हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देखो कि पढ़ने के ये रिसर्चर वगैरह या फिर जोग्राफर वगैरह के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, क्योंकि वो इससे ये पता लगाते हैं कि किसी एयर से हम लोग कितनी मॉइस्चर जो कंटेंट है वो खींच सकते हैं, यानी कि उसमें कितनी मॉइस्चर कंटेंट है एक्चुअल में वो हम लोग ले सकते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं। एज ए मतलब कि स्टूडेंट, एज ए सिलेबस ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का ज़्यादा कोई एप्लीकेशन आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में अंतर क्या है। तो देखो ये पर
यूनिट वॉल्यूम पर हम लोग निकाल रहे थे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और ये जो निकलेगा वो पर यूनिट किलोग्राम पर निकलेगा, यानी कि ये वॉल्यूम पर निकल रहा है और ये किलोग्राम पर निकल रहा है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर वेपर इन ए ग्राम, है ना, ग्राम में वाटर वेपर कंटेंट इन ए किलोग्राम ऑफ एयर, यानी इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ग्राम पर केजी। ठीक है, तो ये दोनों में यही डिफरेंस है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में, और मैंने पहले ही बताया कि ये मेन ज्योग्राफियर इसको काम में लेते हैं, आपके उतने काम में नहीं है। एंड इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द डिफिनेट एयर, एक डिफिनेट एयर में ये कितने एक्चुअली में कितना वाटर वेपर है, इसलिए जो ज्योग्राफर है वो स्टडी करते हैं कि एयर से हम लोग कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर यानी वाटर जो है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये है ग्राम पर केजी में। अब चूंकि ये ग्राम पर केजी में इसकी यूनिट हुई, इसका मतलब ये हुआ कि ये ना तो प्रेशर पर डिपेंड करता है, यानी प्रेशर आप घटाओ बढ़ाओ इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप देख रहे हो ना इसकी यूनिट ही है ग्राम पर केजी, कहीं पे भी प्रेशर और आपको टेम्परेचर इन्वॉल्व दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये एक पार्टिकुलर सिचुएशन में ये ना ही प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है और इसकी एप्लीकेशन जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम लोग प्रेसिपिटेशन में इसकी जो एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोला जाए तो ये जो प्रोपोर्शन है किसका, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, ये दोनों का प्रोपोर्शन है, उसे कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ एन एयर ऑफ ए डिफिनिट वॉल्यूम एट ए गिवन टेम्परेचर टू द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ऑफ एयर, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर हम RH से इसको डिनोट करूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और जो क्या है वो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के बीच में ये क्या है, एक रेशियो है, ये रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। एंड आपको मैं बता दूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम हमेशा परसेंटेज में डिनोट करते हैं। तो ये इसके परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, हमारे परसेंटेज में निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो कि किसी एयर वॉल्यूम की, मान लो कि ये एक एयर वॉल्यूम है, इसकी जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो क्या है 8, ठीक है, और इसकी जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो 4 है। तो इसकी आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, अब 4 2 जा 8 और ये 50, यानी 50% ये क्या हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी क्या हो गई, 50% हो गई। अब आपको जो नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ वो सैचुरेशन एयर बताने वाला हूँ कि जो सैचुरेटेड एयर क्या होता है। तो देखो कि जब प्रेसिपिटेशन होता है ना, प्रेसिपिटेशन होने से पहले की जो कंडीशन होती है वो सबसे पहले आती है सैचुरेशन एयर की, कि एयर जो है अपने सैचुरेटेड पॉइंट पर जब तक नहीं पहुँचेगा तब तक कंडेंसेशन नहीं हो सकता, और कंडेंसेशन जब तक नहीं होगा, यानी कंडेंसेशन से क्या होता है कि संघनन उसको बोलते हैं, यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन होता है। जब तक क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो बारिश कैसे होगी, बिन बादल बरसात कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो सबसे पहले सैचुरेशन आना चाहिए, एयर की सैचुरेशन पॉइंट आनी चाहिए। तो सैचुरेशन पॉइंट कब आती है, तो इसकी कंडीशन है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो क्या है कि 100% हो जाए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% जब हो जाता है तो उसी को बोलेंगे सैचुरेटेड एयर, यानी कि एयर की सैचुरेशन पॉइंट आ गई। इसका मतलब क्या होगा कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को इक्वल होना पड़ेगा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी की, तभी तो ये 100% होगा। जैसे कि मान लो कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 8 था, और अगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी 8 हो जाए तो 100% हो जाएंगे, है ना। एक कंडीशन क्या हो जाए, एक कंडीशन तो ये बनेगा कि एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी है, 8 से डिनोट अगर मैं कर दूँ तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को इक्वल होना पड़ेगा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी से, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 8 है तो इसको भी 8 होना पड़ेगा, है ना, तभी जाकर ये दोनों बराबर हो पाएंगे, तभी जाके ये 100% हो पाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। या फिर ये होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी थोड़ा घट जाए
और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बराबर आ जाए। या तो ह्यूमिडिटी जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ जाए या तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो जाए, ये दोनों ही होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तभी तो मतलब कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहली बड़ी बात क्या होती है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को आप चेंजेस नहीं कर सकते, आपको जो चेंजेस लाने पड़ेंगे वो किस में लाने पड़ेंगे, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी में लाना पड़ेगा। और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी किस पर डिपेंड करता है, अभी मैंने आपको पहले बताया था, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तक लाने के लिए ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को हमें डिक्रीज करना है, यानी कि टेम्परेचर को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो RH जो RH है यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये अभी देखो 50% है, और ये मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन किससे हो जा रहा है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी से। ढंग से समझो इसको, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी से, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। यानी कि जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, लेकिन इसे तो हमें 100% करना है ना, तो इसको कम करना पड़ेगा। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर पर। यानी कि टेम्परेचर हम जब कम करेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, ठीक है, एंड विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यानी कि एयर की जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे हमें उसको कम करना पड़ेगा, तभी जाके एयर क्या है, सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचेगा, और तब जाके कंडेंसेशन होगा, और तब जाके बारिश होगी। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को कम कर रहे हैं। ये कम होकर मान लो कि ये 4 पर आ जाए, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बराबर आ जाए, तो 4 × 100 ये क्या हो गया, 100% हो जाएगा, और यही क्या हो गया, सैचुरेशन पॉइंट अचीव कर लेगा। अब ये सैचुरेशन पॉइंट कहाँ कहाँ काम आता है, तो मेन ये क्या है, कंडेंसेशन में क्या काम आता है, कंडेंसेशन होगा, उसके बाद क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, तभी बारिश होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कंडेंसेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, कि दिस इज द कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द वेपर टू लिक्विड। जब वेपर से, यानी कि दिस इज जस्ट अपोजिट टू द इवोपरेशन। वेपर से जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या कहेंगे, इसको कंडेंसेशन कहेंगे। वेपर से कभी कभी सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे, ठीक है। अब ये कंडेंसेशन ज़रूरी है बारिश के लिए। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि एडियाबेटिक जो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो क्या है। जो हमारा ये जो लेक्चर का जो मेन मोटो है वो आपको आज एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर समझा कर भेजना है, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। मुझे भी पढ़ते वक्त बहुत ही कन्फ्यूजिंग लगा था, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हम देखते हैं कि एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, ठीक है। मान लो कि एक पार्टिकुलर वॉल्यूम का एयर है, ये एट द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब ये जैसे जैसे एयर ऊपर की ओर जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो मैंने आपको एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में बताया था कि व्हेन वी गो अपवर्ड इन द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज। ये मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब क्या है कि आपको ऐसा सिचुएशन खड़ा ये करना है कि ये जो एयर है, ये एक पार्टिकुलर वॉल्यूम है इसकी, जैसे ही ये ऊपर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक्सपैंड होगा, ठीक है। कुछ इतनी वॉल्यूम आ गई मान लो, फिर और आगे ऊपर की ओर बढ़ेगा तो इसकी वॉल्यूम और बढ़ जाएगी, कुछ मान लो कि इतनी वॉल्यूम की हो गई, ठीक है। अब ये वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, है ना। तो ये क्या होगा कि जैसे जैसे ये असेंड कर रहा है, एयर ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि इसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है। देयर इज ए डिक्रीज इन प्रेशर, और ये डिक्रीज इन प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, ये जो पैक ऑफ एयर है, जो पैकेट ऑफ एयर है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो कारण जो है वो क्या बन रहा है, एक
डिक्रीज इन ये प्रेशर का डिक्रीज इन प्रेशर हो रहा है, और ये डिक्रीज इन प्रेशर का जो रीजन है वो क्या है, एक्सपेंसन। ये एक्सपैंड हो रहा है, इसी कारण क्या हो रहा है कि ये डिक्रीज इन प्रेशर हो रहा है, ना कि डिक्रीज इन टेम्परेचर के कारण। ठीक है, तो एडियाबेटिक सिंपल भाषा में आप समझ लो कि डिक्रीज इन प्रेशर विदाउट एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ हीट इज नोन एज द एडियाबेटिक कूलिंग, एडियाबेटिक चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एयर ड्यू टू एसेंट और डिसेंट बट विदाउट एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ हीट। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो वो क्या क्या हो रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर के ये जो क्या हो रहा है कि इसका जो चेंज है, टेम्परेचर का जो चेंज हो रहा है, और ये एसेंट ऊपर ऊपर की ओर जाएंगे तो एसेंट की ओर ये टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, और जब वो नीचे की ओर आएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसमें कोई हीट एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है। तो विदाउट एनी सब्सट्रैक्शन ऑफ द हीट और एडिशन ऑफ द हीट अगर चेंज हो रही है टेम्परेचर में तो उसे क्या कहेंगे, एडियाबेटिक चेंज इन टेम्परेचर। समझने में आ गया? तो ये फिर से मैं इसको दोहरा देता हूँ कि व्हाट इज़ द एडियाबेटिक चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर है ना, विदाउट चेंज इन हीट। ठीक है, तो इसी कहेंगे एडियाबेटिक। तो ये किस वजह से यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो जस्ट बिकॉज इन डिक्रीज इन प्रेशर और इंक्रीज इन वॉल्यूम, उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर ऊपर एसेंट की के टाइम पे ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, एंड डिसेंट के टाइम पर ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये एडियाबेटिक जो है, जो प्रोसेस है, वो दो तरीके का होता है। एक ड्राई एडियाबेटिक होता है और एक वेट एडियाबेटिक होता है। ठीक है, अब ये ड्राई एडियाबेटिक और वेट एडियाबेटिक क्या होता है, तो जब कंडेंसेशन हो जाए, कंडेंसेशन के बाद जब डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा, उतना नहीं रह पाता। डिक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, ड्राई एडियाबेटिक की ज़्यादा होगी। रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर इज मोर इन द केस ऑफ ड्राई एडियाबेटिक एंड लेस इन द केस ऑफ वेट एडियाबेटिक। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एयर जो है ये ऊपर की ओर जाता रहा, इसका क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज होता रहा। टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण एक पॉइंट आएगा जहाँ पे सेचुरेशन पॉइंट आएगा। सेचुरेशन पॉइंट के बाद क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन के बाद क्या होगा, क्लाउड फॉर्म होगा। ठीक है, अब कंडेंसेशन जैसे ही हुआ, कंडेंसेशन के बाद क्या होगा कि वो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने की जो रेट थी वो उतनी नहीं रह पाएगी। क्योंकि कंडेंसेशन से क्या होगा, कंडेंसेशन क्या करता है, मैंने अब पहले ही आपको बताया कि हीट एनर्जी रिलीज करता है। हीट एनर्जी रिलीज करता है। हीट एनर्जी रिलीज होने से के कारण क्या होगा कि ये जो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है वो कुछ वहाँ के जो एयर पैकेट्स हैं वो तो उसको लेंगे ना। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा कि वो जो हीट, जो टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर उतना तेज़ी से वो डिक्रीज नहीं होगा, उस रेट से डिक्रीज नहीं होगा जिस रेट से वो ड्राई एडियाबेटिक में हो रहा था। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ड्राई एडियाबेटिक एंड वेट एडियाबेटिक में। ड्राई एडियाबेटिक में क्या होता है, टेम्परेचर का जो डिक्रीज का जो रेट है वो ज़्यादा होता है, किससे, वेट एडियाबेटिक से। और वेट एडियाबेटिक आफ्टर कंडेंसेशन होता है, आफ्टर कंडेंसेशन। ये याद रखना दोनों के बीच में डिफरेंस। अब बारिश होने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है क्या है कि जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है वो अनस्टेबल होना चाहिए। तो अनस्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। अब ये अनस्टेबल इन्वायरमेंट कब होता है, तो सबसे पहली बात, एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर लेक्चर में जाकर आप देखो, मैंने आपको बताया था नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट NLR से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नॉर्मल लैप्स रेट। और नॉर्मल लैप्स रेट में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब क्या है कि अगर नॉर्मल लैप्स रेट ज़्यादा है, किससे, एडियाबेटिक लैप्स रेट से, एडियाबेटिक लैप्स रेट से अगर ये ज़्यादा है नॉर्मल लैप्स रेट, तो क्या होगा
कि वो जो कंडीशन जो बनेगी वो अनस्टेबल कंडीशन बनेगी, अनस्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन बनेगा, और उसमें क्या होगा, बारिश की संभावना बन जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना कि नॉर्मल लैप्स रेट अगर ज़्यादा है एडियाबेटिक लैप्स रेट से। फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि अगर मान लो कि यहाँ जो टेम्परेचर था वो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट था, और यहाँ पर जाके 64 डिग्री 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, तो यहाँ पे बताओ कि कितना चेंजेज हुआ। तो ये 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से चेंज हो रहा है, यानी कि घट रहा है। फिर यहाँ पर जाकर वो कितना हो जाएगा, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये नॉर्मल लैप्स रेट से कम है, क्योंकि नॉर्मल लैप्स रेट मैंने आपको बताया था 6.5 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कम है, यानी कि ये क्या करेगा कि अनस्टेबल एटमॉस्फेयर को जन्म देगा, और इससे अनस्टेबिलिटी के कारण क्या होगा कि यहाँ पर एयर जो प्रेसिपिटेशन होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो व्हेन द नॉर्मल लैप्स रेट इज हायर देन द ड्राई एडियाबेटिक रेट, द एयर बीइंग वार्मर राइजेज, वो और ऊपर की ओर उठेगा, एंड बिकम अनस्टेबल, और वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसके उलट क्या होता है कि जब नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ द टेम्परेचर इज लोअर देन द एडियाबेटिक रेट, द एयर बिकम्स कूलर, और वो डिसेंड करता है, नीचे की ओर आता है, और वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो जब नीचे की ओर एयर आएगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, यानी कि मतलब कि स्टेबल हो जाएगा जब नीचे की ओर आ जाएगा। यानी कि स्टेबिलिटी के लिए दो कंडीशन की ज़रूरत होगी कि एक वार्म एयर होना चाहिए, वार्म एयर, और दूसरा कि वो एसेंट होना चाहिए, यानी कि ऊपर की ओर वो जाना चाहिए, एसेंडिंग होना चाहिए, एसेंडिंग एयर होना चाहिए। और स्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, जो एयर जो है वो क्या होना चाहिए, वो कोल्ड होना चाहिए, और वो डिसेंट होना चाहिए, वो नीचे की ओर आना चाहिए, वो डिसेंट्स करेगा। तो ये दो कंडीशन आप हमेशा याद रखना कि अनस्टेबिलिटी इसी में होगी और ये स्टेबिलिटी इसमें होगी। स्टेबिलिटी जो इन्वायरमेंट जो फॉर्म होता है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर्म होता है, वो ज़्यादातर आपको डेजर्ट में देखने को मिलेगा। जब मैं डेजर्ट वाला बताऊंगा तो कहाँ कहाँ डेजर्ट फॉर्म होता है इसके कारण ये भी मैं बताऊंगा। तो अभी आज के जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, आपको मैंने पहले ही बताया था कि आज आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट क्लियर हो जाएगा, एडियाबेटिक चेंज इन टेम्परेचर क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा एडियाबेटिक लैप्स रेट या एडियाबेटिक चेंज इन टेम्परेचर। आपको मैं फिर दोहरा देता हूँ कि एडियाबेटिक चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है कि विदाउट चेंज इन एनी हीट एनर्जी, कि उसमें ना ही हम कोई हीट ऐड कर रहे हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर भी वहाँ पर क्या हो रहा है कि उसके टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, या तो वो बढ़ रहा है, जब वो नीचे की ओर आएगा तो बढ़ेगा, और जब ऊपर की ओर जाएगा तो घटेगा। ठीक है, इसी को कहेंगे कि एडियाबेटिक लैप्स रेट। और नॉर्मल लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट में क्या रिलेशन है ये भी मैंने आपको बता दिया। कभी कभी एग्जाम में मेंस में भी पूछता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द नॉर्मल लैप्स रेट या नॉर्मल लैप्स रेट एंड एडियाबेटिक लैप्स रेट में, दोनों में क्या रिलेशन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्मल लैप्स रेट अगर ज़्यादा है एडियाबेटिक लैप्स रेट से, तो उसमें क्या होगा, कंडीशन क्या बनेगी, अनस्टेबिलिटी की कंडीशन बनेगी, और दैट अनस्टेबल कंडीशन इज़ फेवरेबल फॉर द प्रेसिपिटेशन। तो ये रहा आज का लेक्चर नंबर 8। आप प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम अपने आप लेक्चर को और इम्प्रूव कर सकें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम जब भी वीडियो कोई बनाए तो आप तक वो पहुंच जाए। थैंक यू।